ये जो टॉपिक है हमने उठाया है क्लास 11 एनसीईआरटी क्लास 11 यानी क्लास 11 के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, उनके भी चैप्टर में ये वाला चैप्टर है, उनके चैप्टर्स में। और इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, क्वेश्चंस सब पर डिस्कशन एक के बाद एक करेंगे हम लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, क्या ये सही है कि बी और सी दोनों इक्वल हैं? तो पहले हम समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है। सपोज कर लेते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल θ1 है और सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल θ2 है। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस θ1 एंड बी डॉट सी A dot C equal to AC cos θ2. Both are equal as it is given. AB cos θ1 equal to AC cos θ2. Now A will cancel out. Means B cos θ1 equal to C cos θ2. जो मिलता है प्रोडक्ट कांस्टेंट है, B और C कांस्टेंट नहीं है. So B does not equal to C. कोई जरूरी नहीं है कि B C के इक्वल हो। नाउ गाइस, ये सेकंड क्वेश्चन है, थ्री वेक्टर्स A B C सच दैट A डॉट B इक्वल टू 0, A डॉट C इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। डॉट प्रोडक्ट में 0 कब होता है? यानी ये इंफॉर्मेशन को मिल रहा है नंबर 1 से। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है जब A B के परपेंडिकुलर है। और A डॉट C इट मीन्स इससे इंफॉर्मेशन हमको मिलता है A C के परपेंडिकुलर है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस C। हम जानते हैं B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ये होता है B C साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ईटा। इसको ईटा यानी ये चीज B और C दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। B क्रॉस C जब हम लेते हैं तो B और C, ये जो वेक्टर है B क्रॉस C, ये एक ऐसा वेक्टर है जो यानी परपेंडिकुलर होता है, यानी B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू 0, ये ऐसा होगा। इसलिए क्योंकि B क्रॉस C वेक्टर वो B वेक्टर के परपेंडिकुलर है और इसी तरह से B क्रॉस C वेक्टर C के भी परपेंडिकुलर है, तो B क्रॉस C डॉट C वेक्टर ऑल्सो इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करें यहां से, यानी B क्रॉस C की जगह पे कौन सा वेक्टर फिट बैठता है? A, यानी A ही वो वेक्टर है जो B के परपेंडिकुलर है और A ही वो वेक्टर है वो C के परपेंडिकुलर है। इट मींस बाय रिलेशन विद थर्ड फोर्थ बाय 1 2 3 4 वी कैन से B क्रॉस C वेक्टर is parallel to A vector। फिर से एक बार, जहां ऑलरेडी गिवन है A डॉट B 0, यानी A B के परपेंडिकुलर है और A C के परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं कि जो B क्रॉस C वेक्टर होता है वो हमेशा B वेक्टर और C वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इट मींस ऐसा प्लेन सोचेंगे जिसमें B वेक्टर और C वेक्टर दोनों है, तो दोनों ही के ही परपेंडिकुलर B क्रॉस C वेक्टर होता है। इट मींस B क्रॉस C का अगर B के साथ डॉट करें जो कि परपेंडिकुलर है, इसका डॉट करेंगे 0 आएगा, इसका भी डॉट करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ से थर्ड फोर्थ को अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर करें, ये सेकेंड इक्वेशन है, कंपेयर करें कि वो B क्रॉस C की जगह क्या होना चाहिए? A वेक्टर होना चाहिए। यानी A वेक्टर हो चाहे A के पैरेलल कोई भी वेक्टर होगा वो यहां पर डॉट प्रोडक्ट करके 0 देगा। तो इससे प्रूफ हो गया B क्रॉस C इज पैरेलल टू A वेक्टर। गाइस, ये थर्ड क्वेश्चन है, ए बॉडी मूविंग विथ एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है बट वर्क डन बाय द फोर्स इज 0, लेकिन फोर्स का वर्क डन 0 है। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो कोई एग्जांपल देना है। तो पॉसिबल तो होगा ही, इसलिए कि अगर बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है और फोर्स उसके परपेंडिकुलर काम कर रहा है यानी वर्क कर रहा है, तो उस कंडीशन में फोर्स कोई वर्क डन नहीं करता। फॉर एग्जांपल इसका यही सॉल्यूशन है,
ए बॉडी परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन, ए बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम जानते हैं, वी नो इट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी पे जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है Fc, और बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है बॉडी। तो इस कंडीशन में वर्क डन बाई फोर्स हम देखेंगे कि जो फोर्स है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसमें जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, मींस इस कंडीशन में वर्क डन 0 है। तो ए बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स डज नो वर्क, क्यों? बिकॉज F वेक्टर is perpendicular to V vector, and by the formula power, average power, instantaneous power equal to F dot V, तो ये परपेंडिकुलर है, पावर 0 है, नो एनर्जी ट्रांसफर, इट मीन्स नो वर्क इज डन। गाइस ये 4th क्वेश्चन है, टू प्रोटॉन्स आर ब्रॉट टूवर्ड्स टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक लाए जा रहे हैं दो प्रोटॉन। तो क्वेश्चन है क्या उनका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। दो प्रोटॉन है, हम जानते हैं प्लस, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन के बराबर ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो गाइस सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी का जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जहां चेंज होगा तो चेंज का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से इनिशियल को माइनस करेंगे वो चेंज है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू, हम अगर पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करें, U2 माइनस U1, दैट इज इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ द वर्क डन, निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स। ये मूल डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन है, ओरिजिनल रिलेशन है, ओरिजिन इसी से है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन को नजदीक ला रहे हैं तो उनके बीच में जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो रिपल्सन फोर्स है, जो फोर्स है रिपल्सन है, और हम नजदीक ला रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। ये dx या ds या dx वेक्टर मान लेते हैं, इसके उस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मींस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसमें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय एनी फोर्स, किसी भी तरह का जो फोर्स का वर्क डन है वो निगेटिव होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दैट इज माइनस वर्क डन हम यहां लिख देंगे निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू। क्यों निगेटिव वैल्यू? क्यों? बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, दोनों अपोजिट है। जब अपोजिट होता है तो वर्क डन निगेटिव होता है। दैट्स वाई ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज U2 इज ग्रेटर देन U1, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। तो आंसर होगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये प्रॉपर वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5th हो जाएगा। ए प्रोटॉन एंड ए इलेक्ट्रॉन, अब क्या हो रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को नजदीक ला रहे हैं, आर ब्रॉट टुवर्ड्स ईच अदर
अब यहां पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, फिर वहां पर भी डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इट मींस फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। मीन्स यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसलिए ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस ये प्लस में आएगा और ये ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। तो ये ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा तो U2 माइनस U1 इज लेस देन 0, दैट इज U2 इज लेस देन U1। इट मीन्स उससे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगा। फिर से बात देख लेते हैं, यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लेने पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, वो और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसलिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव होगा और निगेटिव होता है तो निगेटिव हो गया, दैट इज लेस देन 0, U2 इज लेस देन U1। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी PE डिक्रीज, ये आंसर है इसका। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो माउंटेन रोड्स होती हैं, जैसे किसी पहाड़ पर जो रोड्स, पहाड़ में राइज करने के लिए, तो सीधी ऐसी रोड्स नहीं होती हैं, बल्कि कैसी होती हैं, टर्न करती हुई रोड्स जाती हैं, ऐसे होती हैं, हेलिकल पाथ में ऐसे टर्न करते हुए पहुंचती हैं। रीजन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। इसका रीजन ये है कि जब हम इस तरह से एकदम डायरेक्ट राइज होगा तो उस कंडीशन में जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका एंगल बहुत ज्यादा होगा। तो एंगल बहुत ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या हम देखेंगे, हम देखेंगे इसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे अगर कार है, इसको इस डायरेक्शन में यहाँ mg sin थीटा फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में म्यू mg cos थीटा फोर्स लगेगा। इट मीन्स ये जो फोर्स है ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा थीटा के बढ़ने के साथ बढ़ता है। इट मीन्स यहाँ फिसलने का, ड्रॉप डाउन नीचे आने का जो डेंजर है सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम हेलिकल बना रहे हैं तो जो स्लोप है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो इस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स इतना होगा कि जो मतलब ग्रिप बनाए रखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज होगा, फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। तो mg sin थीटा, थीटा का वैल्यू छोटा है यानी ये वैल्यू कम होगा और फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा क्रिएट होगा, यानी इसका ग्रिप बना रहेगा, वो धीरे धीरे राइज कर जाएगा और यहाँ पर उसका ग्रिप नहीं बनेगा, वो फिसल के नीचे गिर जाएगा। इट मीन्स ड्यू टू द स्लोप, ड्यू टू द greater slope roads are constructed gradually rising, धीरे धीरे वो राइज करना चाहिए। ग्रेजुअली राइज करने के लिए हम ग्रेटर स्लोप, जो टॉप पे जाएंगे तो टॉप पर हम ग्रेटर स्लोप से होकर ही जाते हैं। रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड ग्रेजुअली राइजिंग टू मेक सफिशिएंट ग्रिप